क्या बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? वक्फ संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान स्थिति को देखें तो इस कानून के विरोध में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान कई हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। खास करके मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार पर कई सवाल उठने लगे और कोर्ट के सामने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग शुरू हो गई। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय को डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि राष्ट्रपति शासन क्या है, इसके आधार क्या हैं और पश्चिम बंगाल में आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है। हम ये भी समझेंगे कि राष्ट्रपति शासन आखिर किस प्रकार से काम करता है। हम ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर आखिर क्या कहा और ये भी देखेंगे कि किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो इन सभी विषय पर पूरी जानकारी हम लोग यहाँ इकट्ठा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और आप हैं ज्ञान सूत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर एक महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए। आपको पता होगा, अगर आप इस चैनल पे पहले भी अगर आए हैं तो यहाँ पर ये एक सीरीज़ चलती है जिसको कहते हैं जानकारी की सीरीज़, जिसमें हम देश और विदेश के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो मुद्दे हैं, उनको डिस्कस करते हैं और बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से हम लोग इस पर बात करते हैं। यहाँ किसी पार्टी या किसी धर्म का पक्ष नहीं लिया जाता, निष्पक्ष तरीके से हम उन सभी चीज़ों पर बात करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 2 चीज़ें, एक तो वक्फ संशोधन के बारे में पूरी बातें बताई थी कि वक्फ क्या है, कितनी वक्फ क्या संपत्ति है और क्यों उसमें संशोधन कानून बनाए लाए गए हैं, ठीक है। मुस्लिम पक्ष को क्या परेशानी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही जो ऊपर आई बटन होता है वहाँ पर भी आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने हाल में ही एक और वीडियो बनाया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार नाम से था, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पर जो है देश के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर तानाशाही का आरोप लगाया गया। अनुच्छेद 142 में जो सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां मिली है, उन शक्तियों का दुरुपयोग पर जो है वो सवाल खड़ा गया। जो देश के उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद बनने का प्रयास करने के जैसे आरोप भी लगाए थे। उन सभी विषय में मैंने बात की है। अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर इन वीडियोस को भी देखिए, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। देखिए, ये जो वीडियो है, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आम जानकारी को रखना चाहते हैं, तो हर लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो उपयुक्त होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, अब देखिए, चूँकि वक्फ कानून को लेकर के ये पूरी कहानी शुरू हुई, ये जो राष्ट्रपति शासन की मांग भी जो है कहीं न कहीं उसी के बाद जो हिंसा हुई है उसको लेकर के ये मांग शुरू हुई है। देखिए, वक्फ कानून जो आया, आपको हो सकता है वक्फ कानून का अगर आइडिया हो, अगर आइडिया नहीं है तो पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। जिनको पता है वो मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो वक्फ कानून आने के बाद जो है, चूँकि ये कानून पास हो चुका है, राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद जो वक्फ कानून है उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी हो गया, यानी कि ये पूरी तरीके से कानून बन चुका है। इसके बाद जो है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हज़ारों तो नहीं कह सकते, लेकिन 100 से ज़्यादा जो है बेसिकली जो है वो पीआईएल फाइल किए गए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी की। अभी इसकी सुनवाई के डेट्स आगे बढ़ा दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए। तो सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश थे जो हाल की सुनवाई में वक्फ कानून को लेकर, उसको देख लीजिए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया है जवाबदेही के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं वक्फ कानून को लेकर सरकार से, उन पर है ना सरकार को 7 दिन की मोहलत दी गई है जवाबदेही के लिए, है ना। साथ में चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि 100 से ज़्यादा
केसेस जो हैं वो वक्फ कानून को लेकर के फाइल किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन सब पर अलग अलग सुनवाई करना संभव नहीं है। तो उन्होंने जो केस फाइल करने वाला जो पक्ष है ना, उनसे ये रिक्वेस्ट किया या उनसे ये कहा है कि आप इनमें जो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेकर के आइए और फिर उस पर जो है वो डिस्कशन होगा कोर्ट के अंदर। बट इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश जारी किए। आदेश में क्या कहा कि जो वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक जो वक्फ की संपत्ति है उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वक्फ की संपत्ति जैसी है वैसी ही रहेगी, इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ घोषित संपत्ति जो है वो डी नोटिफाई नहीं होगी, यानी कि मान लीजिए कोई संपत्ति जो वक्फ घोषित हो चुकी है अब उसको किसी भी आधार पर अभी डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, और चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या फिर वक्फ बाय डीड हो। ठीक है, अब वक्फ बाय यूजर का एक सवाल जो है ये भी देखिए, वक्फ बाय यूजर का सिंपल सा मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति है ना वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी दान के रूप में देता है तो इसको वक्फ बाय यूजर कहते हैं। ठीक है, और इसका कोई खासा जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, और जब वक्फ कानून आया तो वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो वक्फ बाय यूजर है जिसको समाप्त कानून में समाप्त करने की बात कही गई थी, तो इससे वक्फ की बहुत सारी संपत्ति जो है वो कहीं ना कहीं छीनी चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी इस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नियुक्ति नहीं की, क्योंकि एक जो मुद्दा रहा है, ठीक है, जो वक्फ कानून का जो विरोध हो रहा है उसमें एक अहम पॉइंट जो है पक्ष का वो ये है कि उन्होंने ये कहा, उनका ये कहना है कि चूंकि वक्फ बोर्ड में अभी तक जो है वो मुस्लिम मेंबर्स ही रहते थे और इस कानून के द्वारा उसमें जो है वो हिंदू मेंबर्स, हिंदू तो नहीं क्लियरली मेंशन है बट जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं उसको शामिल करने की बात कही है, और इसका अच्छा खासा विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अभी कोर्ट ने इन सब चीज़ों पर रोक लगा दी है फिलहाल के लिए, लेकिन इन रोक के बावजूद भी जो है वो देश के अन्य भागों में, अलग अलग भागों में जो है आंदोलन हो रहे हैं और हिंसाएं बढ़ती जा रही है। खास करके ये जो माजरा है वो आपको पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में जो है हिंसाएं हो रही है, और हिंसा के कारण जो है क्योंकि सरकार वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पा रही है तो इसीलिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की जो है वो मांगे हो रही हैं। मैं आपको वही बता देता हूँ कि क्या हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन ही एक विकल्प बचा है, ऐसी कमेंट्स आ रहे हैं। साथ में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो है मांग हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तंज भी करा, और तंज जो है अभी मैंने आपको जो बताया था कि सुप्रीम कोर्ट पर हाल के दिनों में उपराष्ट्रपति द्वारा और कई बीजेपी लीडर्स के द्वारा जो है वो कुछ आरोप लगाए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में जब जो कि वेस्ट बंगाल पर, पश्चिम बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की जो सुनवाई हो रही थी उसमें है ना उसने कुछ तंज किए, जिसमें उन्होंने ये कहा देखा कि हम पर संसदीय कार्यों में दखल का आरोप लग रहा है। ठीक है, अब पूरी इस कहानी को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई जिसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई, और ये याचिकाकर्ता कौन है? तो एक वरिष्ठ वकील है जिनका नाम है विष्णु शंकर जैन। ठीक है, उन्होंने ये याचिका दायर की, है ना, और उन्हें याचिका की तरफ से उन्होंने दलील रखा। ठीक है, अब चूंकि मैंने बताया भी कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में जो है लोग विस्थापित हुए। ये लोग जो मुख्यतः जो हैं वो नॉन मुस्लिम से, खास करके हिंदू हैं, जिनकी बड़ी संख्या में है ना इन लोगों का वहां विस्थापन देखने को मिला है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है। वकील विष्णु शंकर जैन ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष याचिका पेश की, जिसके बाद याचिका को अभी जो है अगले दिन सुनवाई के लिए, यानी कि कल इसकी सुनवाई जो है वो की जाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अब और क्या कहा। अब देखिए, सुनवाई को तो एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। दरअसल मैं एक और चीज आपको बता दूं कि ये याचिका जो है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लगाने की याचिका जो है विष्णु शंकर जैन ने आज ही नहीं बल्कि 2021 में भी डाला था। 2021 में चुनाव के बाद जो है वहां पर पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी, और उसी के बाद जो है विष्णु शंकर जैन ने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। वो याचिका अभी तक कोर्ट में पड़ी हुई थी, लेकिन चूंकि अभी हाल के दिनों में जो हिंसाएं बढ़ी हैं, हिंसक घटनाएं हुई हैं, उसके बाद इन्होंने उसमें ऐड करते हुए फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जो है
वो की है। अब राष्ट्रपति शासन लगेगा कि नहीं अभी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि राष्ट्रपति शासन लगाने के आधार क्या हैं। अगर वो आधार सेटिस्फाई होता है तब ये चीज़ें संभव हैं, ठीक है। हम लोग इसको कॉन्क्लूड भी करेंगे कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, खैर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह के तंज कसे। तो याचिका में यह मांग भी की गई थी कि बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाए और साथ ही रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाकर हिंसा की जांच की जाए। अब जब ये याचिका आई तो याचिका पर पीठ ने, यानी कि जो बेंच है, उसने तंज कसते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें, और इसी को लेकर के तो विवाद चल रहा है ना। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर यही आरोप लगाया था, है ना। और उसकी कहानी थोड़ी अलग है। उसकी कहानी तमिलनाडु में जो है सरकार, तमिलनाडु की सरकार, मैंने वो वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि सारा डिटेल यहाँ पर देना पॉसिबल नहीं है, बट मैं थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि तमिलनाडु में बेसिकली जो तमिलनाडु की विधानसभा में कई सारे बिल पास किए गए थे जिसको गवर्नर ने होल्ड कर लिया था, बाद में राष्ट्रपति को कंसिडरेशन के लिए भेज दिया था और राष्ट्रपति सालों उस पर कोई निर्णय नहीं दिया, जिसके बाद जो है तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि उन्होंने राष्ट्रपति के जो मतलब कंसिडरेशन है, ठीक है, जो विधेयक है, विधानसभा की जो विधेयक है, उस पर जो कंसिडरेशन का एक लिमिटेशन फिक्स कर दिया, एक समय सीमा फिक्स कर दी, ठीक है। तो उसी पर उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर यह तंज कसा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति को आदेश दें। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट पर ऐसे आरोप लग रहे हैं और फिर, है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका लेकर के लाया गया है कि वो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को आदेश करें। इसी पर, है ना, जस्टिस गवई ने ये जो है तंज कसते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें, और वैसे ही जो कार्यपालिका, हम पर कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करने का आरोप लग रहा है। और ये आप जानते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ कि हाल में ही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर कार्यपालिका के काम में दखल देने का आरोप लगाया था, जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद भी हो चुका है। खैर, निशिकांत दुबे ने कुछ ऐसे भी आरोप लगाए हैं जो असंवैधानिक हैं, है ना, और उन पर कहीं ना कहीं जांच भी हो रही है और उनको इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं पनिशमेंट भी मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए, उपराष्ट्रपति ने भी कुछ आरोप लगाए, लेकिन उपराष्ट्रपति के आरोप संवैधानिक क्षेत्र मतलब, या फिर कहिए कि संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री है उसके तहत आ जाती है ना। ऊपर जैसा ही हमने कहा भी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट पर सुपर संसद के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया था। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है मेन जो है इस वीडियो का जो मेन कंटेंट है, मेन जो पार्ट है, वो है कि राष्ट्रपति शासन को समझने का। अब हमने पूरा बैकग्राउंड समझ लिया है, तो अब समझते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या है और बाकी इसको कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले यही समझते हैं कि राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, भारतीय संविधान की अगर आप बात करें तो उसमें 3 आर्टिकल मैं आपको विशेषकर बताता हूँ। एक है 352, है ना, एक है 356 और एक है 360। ये तीनों ही जो आर्टिकल हैं भारत में, वो इमरजेंसी से यानी आपातकाल लगाने से संबंधित हैं। 352 में जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की बात होती है, 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 है उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल लगाने की बात होती है। हमारा विषय जो है आर्टिकल 356 पर है ना, यानी राष्ट्रपति शासन पर है, ठीक है। बाकी जो है इमरजेंसी से आपातकाल को हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब राष्ट्रपति शासन, जैसा हमने कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत ये लगाया जाता है, जिसे राज्यपाल शासन के रूप में भी जाना जाता है, और उस अवधि को संदर्भित करता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, होता क्या है, जनरली जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो कब लगाया जाता है,
कोई स्टेट है ना, और स्टेट के अंदर क्या होता है कि जब संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो जाए, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है वो विफल हो जाए, या फिर कहिए कि जो राज्य जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलना बंद कर दे, यानी संविधान के प्रावधानों के हिसाब से चलना बंद कर दे, तो ऐसे में कहा जाता है कि उसका संवैधानिक तंत्र जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, वो फेल हो गया है, और ऐसी स्थिति में जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं। आप लोगों को अगर पता होगा तो कुछ कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि मणिपुर में बहुत ज़्यादा हिंसाएं हुई थी, है ना, और मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन ऑलरेडी लगा हुआ है। अब मणिपुर में क्या है कि वहां पर दो जनजाति हैं, एक है कुकी, ठीक है, और एक जो है वहां पर मेती जनजाति हैं, दो ट्राइब्स हैं, और इन इसके अलावा वहां नागाज भी है, नागा लेकिन न्यूट्रल जनरली रहते हैं। तो कुकी और मेती के बीच में जो है वो लड़ाई शुरू हुई है। अब उसका भी एक बैकग्राउंड है, बट उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, बट आप इतना समझिए, तो कुकीज और मेती के बीच में जो है वो लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई के बाद क्या हुआ, है ना, वहां बहुत ज्यादा हिंसा होगी, कई सारे लोग मारे गए, ठीक है, कई सौ लोग मारे गए बेसिकली, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि मणिपुर की जो सरकार है, ठीक है, जो वहां बीजेपी की सरकार थी, तो मणिपुर की सरकार जो इस हिंसा को रोकने में सफल नहीं हो पाई, या फिर कहिए कि वो असक्षम थी। ऐसे में मणिपुर की सरकार ने क्या किया, वो रिजाइन कर दिया। तो अब यहां पर ही कहते हैं कि हम लोग, अब क्या हुआ कि अब वहां कोई सरकार नहीं है, कोई मतलब जो अब सीएम नहीं है या फिर कैबिनेट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो वहां पर क्या होगी, फेल हो गई, ठीक है। तो ऐसे में अब क्या होगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लग गया, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ स्थिति होती है जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यानी कि अगर संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक मशीन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो जब फेल हो जाती है ना, तब वहां पर हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, ठीक है। और इसको राज्यपाल का भी शासन कहते हैं, क्योंकि राज्यपाल के माध्यम से वहां पर शासन किया जाता है। अब ये क्या है, अब कुछ और चीज समझिए कि यह वह अवधि है जब राज्य सरकार की स्वायत्ता अस्थायी रूप से निलंबित कर जाती है, और केंद्र सरकार राज्य के प्रशासन पर सीधा नियंत्रण ग्रहण कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं इसको सारी चीजों को सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो जो राज्य सरकार की जो इंडिपेंडेंसी है या स्वायत्ता है वो समाप्त हो जाती है, और सारी शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं। यानी कि अब राज्य सरकार से संबंधित जो भी कानून होगा वो अब केंद्र सरकार बनाएगी, ना कि राज्य सरकार बनाएगी। इसको हम लोग संवैधानिक आपातकाल, है ना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। हालांकि भारतीय संविधान में इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं है, मतलब वहां पर जो प्रेसिडेंट रूल है उसके लिए कोई इमरजेंसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इमरजेंसी में जो है नेशनल इमरजेंसी 352 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, इसमें इमरजेंसी शब्द का प्रयोग किया गया। 356 के केस में इमरजेंसी शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया, आपातकाल शब्द का, लेकिन उसका मोटा मोटा मतलब वही होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू होने से केंद्र सरकार जो है वो क्या करती है, राज्य विधानमंडल को, जो राज्य का जो विधानमंडल है ना, उसको निलंबित कर देती है, और अब राज्यपाल के कार्यकाल के माध्यम से राज्य पर शासन करने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये राष्ट्रपति शासन के अंदर होता है। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन, ये तो हमने समझा कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के अब आधार की बात करें, देखिए ये दो आधार है इसमें, एक अनुच्छेद 356 के तहत आता है, और एक अनुच्छेद 365 के तहत जो है वो राष्ट्रपति शासन लगता है। अब जरा देखिए क्या होता है। देखिए, 355 क्या कहता है, पहले एक चीज समझ लीजिए। भारतीय संविधान केंद्र पर प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने और यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। 355 को समझ लीजिए तो 356 और 65 भी आपको समझ में आएगा। देखिए, 355 में यह कहता है कि जो भारतीय संविधान जो है वो केंद्र को ये सजेस्ट करता है, या कि ये केंद्र को ये कहता है कि वो इस बात का ध्यान रखे, सेंटर इस बात का ध्यान रखे कि अगर किसी राज्य पर बाहरी आक्रमण होता है या वहां कोई आंतरिक अशांति उत्पन्न होती है तो वो उससे बचाए, स्टेट को बचाए,
जाए और जो है वो सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार जो है वो संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से चले, ये उसमें है। और जब ऐसा नहीं होगा तब उस स्थिति में जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, यानी कि 356 के तहत राज्य की सरकार को अपने नियंत्रण में वो ले सकती हैं। ये पावर जो है वो केंद्र सरकार को संविधान ही देती है, ठीक है। अब ये दोनों प्रावधान को समझ लीजिए, फिर आपको ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि कैसे, इसके क्या आधार है। देखिए, पहला आधार मैंने कहा कि 356 के तहत क्या होता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के अनुसार क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। कब? यदि उन्हें विश्वास हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। मान लीजिए राज्य के अंदर बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ चुकी है और वो हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल में भी स्थिति थोड़ी बहुत ऐसी है, जैसे मणिपुर का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया। तो अगर राष्ट्रपति इस बात से कन्विंस हो जाती है कि राज्य में ऐसी स्थिति है कि अब संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से राज्य में शासन नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसे में राष्ट्रपति या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर या राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी कार्य कर सकता है और वो वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। दूसरा आता है अनुच्छेद 365। इसमें क्या कहता है कि इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 के अनुसार क्या है कि जब भी कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति के लिए यह मान लेना वैध होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। देखिए, एक चीज समझिए कि कई सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर केंद्र कानून बनाती है या फिर कहिए कि केंद्र जो है वो दिशा निर्देश जारी करती है और राज्य को उन दिशा निर्देशों को मानना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है कि अगर राज्य उन दिशा निर्देशों को नहीं पालन करता है या उसे प्रभावी बनाने का प्रयास भी नहीं करता है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अगर लगता है कि वहां अगेन की जो है राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार या राज्य जो है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाएगा। तो ये दो प्रावधान आपको पता होने चाहिए जो कि राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है ना। क्लियर है, ये चीज है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति शासन अनाउंस हो गया, राष्ट्रपति ने अनाउंस कर दिया तो बात खत्म हो गई, नहीं, इसके और भी प्रावधान है, उन प्रावधानों को समझिए। राष्ट्रपति शासन जब अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद इसको संसद में लाया जाता है और संसद की स्वीकृति भी जरूरी है। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को जारी होने की तिथि से 2 महीने के अंदर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा इसको अनुमोदित किया जाना चाहिए, तभी ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा उस समय मान लीजिए हो जाए कि जिस समय लोकसभा नहीं है, ठीक है, या लोकसभा का विघटन हो गया है, तो 2 महीने की घोषणा के अनुमोदन के बिना 2 महीने की अवधि के दौरान होता है, तो यह घोषणा नवगठित लोकसभा की प्रथम, मतलब कि मान लीजिए कि ये ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है जब या तो लोकसभा सेशन में नहीं है, लोकसभा भंग हो चुकी है या लोकसभा का विघटन हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब नई लोकसभा बनेगी, नई लोकसभा का गठन होगा और उसका जो पहली मीटिंग होगी, फर्स्ट बैठक होगी, तो उसके 30 दिन के अंदर जो है और वो ये जिस भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है उससे संबंधित जो बिल है, ठीक है, उसको लाया जाएगा और उस पर अनुमोदन किया जाएगा, ठीक है। ये चीजें होती हैं, है ना। तो यानी कि राष्ट्रपति शासन को भी संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता है, उसके बिना राष्ट्रपति शासन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब एक चीज ये देखिए कि यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन कर दिया जाए, उसको पास कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि के लिए जारी रहता है ना। और इसको हर 6 महीने में मंजूरी के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है और कब तक, तो 3 साल तक जो है वो राष्ट्रपति शासन लगातार लगाया जा सकता है, ये समझिए, ठीक है। कि 6 महीने के लिए देखिए, पहले राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई, 2 महीने के अंदर जो है वो संसद में जो है दोनों संसद के दोनों ही सदनों में इसको का अनुमोदन किया जाएगा। अगर दोनों ही जो राज्यसभा और लोकसभा है उसका अनुमोदन कर देती है तो राष्ट्रपति शासन को जो है वो 6 महीने की अवधि के लिए कंटिन्यू किया जाता है। लेकिन अगर उसे और कंटिन्यू करने की आवश्यकता पड़ी तो उस फिर सेम ही प्रोसेस को दोहराया जाएगा, यानी फिर से संसद की मंजूरी ली जाएगी, फिर इसको 6 महीने बढ़ाया जाएगा। इस तरह से कर करके 6-6 महीने करके अधिकतम जो है 3 साल तक जो है
लगातार की मैं बात कर रहा हूं, लगातार 3 साल तक राष्ट्रपति शासन को एक राज्य के अंदर लगाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति शासन को आगे जारी रखने की मंजूरी दिए बिना 6 महीने की अवधि के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो यह उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिन तक प्रभावी रहती है। इसका भी मतलब समझ लीजिए कि यदि मान लीजिए कि जो है 6 महीने के अब वो अवधि पूरी हो चुकी है ना, और उसके आगे जारी रखना है और लोकसभा उस समय नहीं है, तो अगेन फिर वही होता है कि प्रेसिडेंट जो इसको जारी रख सकता है, 6 महीने के बाद भी जारी रख सकता है। हाँ, लेकिन जब लोकसभा की फिर पहली बैठक होगी तो उसके 30 दिन के अंदर फिर से इसका अनुमोदन किया जाएगा, दोनों ही लोकसभा या राज्यसभा द्वारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, यहाँ पर हैं। अब कुछ और भी समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो भारत में अब तक राष्ट्रपति शासन की स्थितियां क्या रही हैं, ठीक है, कहाँ सबसे अधिक बार लगा है, ये भी समझते हैं। देखिए, 1950 की अगर बात करें और अब तक बात करें तो 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है, अब तो खैर यहाँ 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है 134 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब देख सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, 134 बार लगा है, जो शासन के साधन के रूप में इसकी उपयोगिता एवं दुरुपयोग पर चिंता दोनों को दर्शाता है। ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे। देखिए, पहला जो उदाहरण मिलता है राष्ट्रपति शासन का, वो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया था। यानी कि पंजाब, ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आने वाला पहला राज्य जो है वो पंजाब था। ठीक है, अब एक ये चीज महत्वपूर्ण है कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया है, तो ये सबसे अधिक जो है वो मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लगा है। दोनों में ही क्रम से 11-11 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं उन राज्यों में दीर्घकालिक राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि एक लॉन्ग टर्म जो है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, वो कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करता दिखाता है। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें तो जम्मू और कश्मीर लगा, ये 12 वर्ष से अधिक समय तक। ये मतलब ये अलग अलग, ये कोई एक, क्योंकि एक बार में तो आप निरंतर 3 साल तक ही लगा सकते हैं, तो ये अलग अलग जोड़ करके जितना भी जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है, अगर उसको कुल कैलकुलेट करें तो 12 वर्ष टोटल होते हैं, है ना। यानी कि 12 वर्ष तक जो है जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा है। पंजाब में ये 10 वर्ष तक रहा है ना, और पुडुचेरी में वही ये 7 वर्ष तक जो है वो राष्ट्रपति शासन रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के अंदर राष्ट्रपति शासन जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है ना, वो कितना ज्यादा फ्रिक्वेंट है और कितने लंबे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जो है वो रहा है। जबकि हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, हमारे यहाँ विधानमंडल, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा है ना की व्यवस्था है, उसके बावजूद ये स्थितियां रहती हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन कैसे काम करता है उसके बारे में से थोड़ा बहुत आपको पहले ही बताया, मैं थोड़ा और बता दे रहा हूं। देखिए, इसमें राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि राज्य की जितनी भी शक्तियां वो केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी। अब संसद जो है उसके सारे कार्यों का निष्पादन करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ, लेकिन जो न्यायालय, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न्यायालय फ्री है, इंडिपेंडेंट है। मान लीजिए कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, लेकिन वहां की जो न्यायालय है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेगी, उस पर कोई रोक टोक नहीं। उसकी जो विधायिका यानी लेजिस्लेचर है वो भले ही संसद के कंट्रोल में चली जाती है या केंद्र सरकार के कंट्रोल में चली जाती हैं। ठीक है, अब राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की ओर से राज्य पर शासन करता है राष्ट्रपति शासन में, है ना। उसके अलावा राज्य विधानसभा, जिसने मैंने कहा है कि राष्ट्रपति उसको निलंबित या फिर भंग कर देती है। ठीक है, कानून बनाने की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार पर नहीं बल्कि संसद पर है। ठीक है, जब संसद सत्र में ना हो तब भी जो है अध्यादेश जारी करती है, प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर सकती है। ठीक है, क्लियर है। और बाकी चीज़ें इसमें होती हैं जैसे कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के लिए जो है राज्य की संचित निधि से पैसा जो है खर्च को भी मंजूरी दे सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए कि राष्ट्रपति शासन, है ना। अब हम यहाँ पर एक चीज़ हमने देखा, राष्ट्रपति शासन के बारे में पूरा डिटेल हमने समझ लिया, लेकिन अब आपको एक बिंदु पर ध्यान देना है। देखिए, राष्ट्रपति शासन की जो व्यवस्था की गई है कहीं ना कहीं वो एक संवैधानिक व्यवस्था है। वो इसलिए की गई है कि राज्य जो है वो संविधान के हिसाब से चले, लेकिन राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग भी अक्सर देखने को मिलता है। खास करके केंद्र में जो सरकारें होती हैं वो
उन राज्यों में जहां विपक्ष की सरकारें हैं उन राज्यों को ज़्यादा टारगेट करती हैं और वहां पर है ना राष्ट्रपति शासन जो है लगाने का प्रयास करती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने से उस राज्य का जो पूर्ण शक्ति है वो कहीं ना कहीं केंद्र के पास हो जाता है। तो कई बार ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली हैं जहां पर राष्ट्रपति शासन का जो है वो दुरुपयोग हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति शासन की अच्छाइयाँ भी हैं, क्योंकि जब राज्य के अंदर ऐसी स्थितियाँ पैदा हों, इस तरह की हिंसात्मक स्थिति हो, संविधान का सही रूप से पालन ना हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन का लगना जो है वो अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में जो है ये पूरा ही राष्ट्रपति शासन के बारे में और अभी जो वक्फ बिल को लेकर के जो समस्याएं हो रही है उन सबको डिस्कस किया। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, है ना? आप जो भी विचार है आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और इसी तरह के वीडियो, इसी तरह के डिस्कशन के लिए चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।